अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज सैटरडे है, यानी हफ्ते का दिन 3 अक्टूबर है सन 2020 और 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगरचे मेरी आपसे मुलाकात 2-3 दिनों के वक्फे से हो रही है, थोड़ा बिज़ी था अपने मेडिकल चेकअप्स के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह अब रिपोर्ट्स बेहतर हैं और इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा वहाँ पर। फिर आप लोगों से मज़ीद रेगुलरली इंटरेक्शन होगी। लेकिन 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपके साथ आज शेयर करनी है। एक तो पाकिस्तान के अंदर ये जो इस वक्त जंग चल रही है नवाज़ शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इसकी जो वजूहात हैं वो थोड़ा मज़ीद समझ में आई हैं कि होने क्या जा रहा है, क्या किया है गवर्नमेंट ने, जिसकी बुनियाद पर नवाज़ शरीफ साहब और मरीम साहबा बड़ी तेज़ी से उन्होंने मूव किया और शहबाज शरीफ साहब ने जेल जाना पसंद किया अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस लेकर। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को और उनके अहल खाना को, उनकी अहलिया को भी कोरोना हुआ है। उसके हवाले से ताज़ा तरीन वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको ऑक्सीजन भी लगाई गई, उनका सांस भी जो है वो भी उसकी भी तबीयत थी। अभी जो यहाँ पर जो डॉक्टर्स ने बताया है कि इस वक्त वो ऑक्सीजन पर नहीं है, लेकिन अमेरिकन मीडिया में बहुत सारे सवालात हैं कि उनको कोरोना कब हुआ और क्या ये जो भी रिपोर्ट उनके बारे में दी जा रही है वो सच्चाई पर मबनी है या झूठ है। ये एक बहुत बड़ा इशू पॉलिटिशियंस का ये चल रहा है कि अहम सेंसिटिव मामलात पर समटाइम्स जो वो गुफ्तगू करते हैं वो ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये मैं पूरी आपको इंशाल्लाह ये अभी इसी वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वहाँ पर अब जो वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM, उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको बनाया जाएगा, लेकिन और उसमें नून लीग और जो जमीयत उलमा इस्लाम है उनके दरमियान ओहदे जो है ना, मेन ओहदे उन्होंने लिए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेरी सरप्राइजिंगली ना मेन ओहदे लेने में इंटरेस्टेड नज़र आई है वहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जरदारी साहब ने जो शायद पॉलिटिकल मूव जो ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगी, उससे अपने आप को एक लिहाज से अलग थलग रखने की ज़रूरत को महसूस किया। हालांकि सबसे जो इस वक्त अफेक्टिव जमात हो सकती है अपोजिशन के लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है और ज़ाहिर है इसमें जलसे जुलूस करने होंगे, लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होगी, तो बड़ा उसमें एक रोल हो सकता था। लेकिन वेरी इंटेलिजेंटली आसफ़ अली ज़रदारी साहब उसका हिस्सा तो हैं क्योंकि अपोजिशन में हैं, लेकिन बज़ाहिर वो जो मेन ओहदे हैं उन्होंने वो नहीं लिए। मैं क्या वजह है, हमें ज़राए क्या बताते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो एक सबसे बड़ी अहम ख़बर आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये सवाल था, हर आदमी ये उठा रहा था कि क्या वजह है कि अचानक तेज़ी आ गई है और अचानक एहतजाज में बड़ी तेज़ी आ गई है। इसकी क्या वजह है? उसकी एक वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप जो 120 अदालतें बनाएं नैब की और जल्द अज जल्द जो है मुकदमा निपटाए जाएं, उसके हवाले से वजारत और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस बात को रिस्पॉन्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट की ये जो डायरेक्शन थी या जो सुप्रीम कोर्ट की जो ख्वाहिश थी एहतसाबी अमल को मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम फौरी तौर पर कोशिशें कर रहे हैं और लॉ मिनिस्ट्री को हदायत भी की गई थी। उसमें फ़रोग नसीम साहब हैं, उसमें डॉक्टर बाबर आवान साहब अगरचे पार्लिमानी अमूर को देख रहे हैं, लेकिन उनकी भी इसमें आउटपुट शामिल है। और जो हमारे पास आज मेरी जो बात हुई है उसके मुताबिक अगले 4 हफ़्तों के अंदर 60 अदालतें काम करेंगी। 60 जो जजेस हैं एहतसाब अदालतों के, उनकी तैनाती होने जा रही है। और फिर अगले 4 हफ़्ते में मज़ीद 60, यानी गोया 8 हफ़्ते में आप ये समझें कि ये 2 महीने के प्रोसेस में 120 अदालतें नैब की काम करेंगी। डेली बुनियादों पर मुकदमात की समाअत होगी और कोई भी मुकदमा जो है उसमें फिर पेंडिंग नहीं रहेगा। ये है वो वजह जिसने मजबूर किया नवाज़ शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहबा को, कि वो फौरी तौर पर मैदान में आ जाएं
और ललकारें, क्योंकि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो और एहतसाब अदालतें पहले 4 हफ़्ते में, अगले 4 हफ़्ते में 60 एहतसाब अदालतें और फिर मज़ीद 60 अदालतें अगले 4 हफ़्तों में, तो इसका मतलब है कि कोई भी जो एहतसाब का मुकदमा है वो फिर बाकी नहीं रहेगा। अगले 4-6 महीने में सबका फ़ैसला हो जाएगा। तो ये जो एक पाकिस्तान में बात होती थी कि जी एहतसाबी अमल क्या होगा, अदालतें फ़ैसला नहीं करती और उस हवाले से जजेस की तादाद कम थी, अदालतों की तादाद कम थी, तो बिल आखिर जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान ख़ान ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो एहतसाब का वादा किया था मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ मीनिंगफुल प्रोसिक्यूशन का, उसके लिए जजेस को तकर्रुर उनका वो आखिरी मराहिल में है और 60 जजेस पहले 4 हफ़्ते में आ जाएंगे और उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो जो भी एहतसाब अदालत के जज की होनी चाहिए उसको मलहूज़ ख़ातर रखा गया है। इसमें सेशन जजेस होंगे सब, और ये जो हमें ये बताया जा रहा है कि जो रिलेटिव जो हाई कोर्ट्स हैं, मसलन सिंध में जो एहतसाब अदालतें होंगी वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ, और जो पंजाब में हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ, और इसी तरह जो KPK में हैं, जो बलूचिस्तान में होंगी, वो सब जो रेलेवेंट चीफ़ जस्टिस साहबान हैं उनके साथ गुफ्तगू करके उनके साथ मशवरे के बाद ही सब कुछ होगा। अब हाज़िर सर्विस सेशन जजेस इतने अवेलेबल शायद नहीं होंगे, इसलिए कुछ रिटायर्ड जजेस बट ऑल पीपल ऑफ इंटेग्रिटी उनको इनमें इंडक्ट किया जाएगा जो इस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, और ये अपना अदालतें काम शुरू करेंगी। और अब आप देखें कि बहुत सारे जो मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं जहाँ पर फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हो सकता था, क्योंकि कितनी अदालतें थी, टोटली 4-6 अदालतें थी, तो अब 60 तो पहले 4 हफ़्ते में और 60 उसके बाद। ये है वो असल मामला जिसने नवाज़ शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहबा को मजबूर किया कि जनाब आप फ़ौरी तौर पर एक कैंपेन चलाएं, क्योंकि अगर ये एहतसाब अदालतें काम कर रही हैं तो बहुत सारे लोगों को सज़ाएं हो जाएंगी। और वो जो एक ये कहा जा रहा था कि जी हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, सियासत में हमें रोकने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, रेफरेंसेस नहीं हैं, सिर्फ इल्ज़ामात हैं, वो सारा मामला ख़त्म होने वाला। और ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि अब एहतसाबी अमल अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। और ये जो लोग जिन्होंने माल बनाया, अब अदालतें मौजूद होंगी और डेली बुनियादों पर इनकी समाअत होगी केसेस की, और बहुत जल्द फ़ैसला आ जाएगा। और अहलियत को जांचते हुए रेलेवेंट जो चीफ़ जस्टिस साहबान हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ इन जजेस का तकर्रुर किया जाएगा। अब ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। ये जो इत्तेहाद बनाया मौलाना फजलुर रहमान, इसके सरबराह बस बनने वाले हैं या बन जाएंगे, या जब तक मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी उस वक्त तक ऐलान हो चुका होगा या अभी आ जाएगा ऐलान बाद में। और देखें इसमें जो अहम बात है, ये जो अपोजिशन की जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान को सदर बनाने में जो है वो नून लीग इसमें उन्होंने तस्लीम किया, क्योंकि उसकी एक वजह थी कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर हैं और शहबाज शरीफ साहब जो उनके चेयरमैन हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, तो इट मेक सेंस। लेकिन जरदारी साहब जेल से बाहर हैं, जेल के अंदर नहीं हैं, और उनकी माशाल्लाह हेल्थ भी ठीक है, लेकिन उन्होंने इस इत्तेहाद की सदारत या जनरल सेक्रेटरीशिप के लिए कोई तगोदौ नहीं की, किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। और पीपल्स पार्टी जो है दूसरी जमातों की तरह डिप्टी सेक्रेटरी जनरल या वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा वो लेने पर तैयार है। बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल बाहर हैं, उन पर कोई मुकदमा नहीं है अभी तक, तो वो अगर चाहते तो इस इत्तेहाद में कोई बड़ी पोजीशन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं ली। जिन लोगों से मेरी बात हुई है कि जरदारी साहब ने बड़ा कॉशियसली ये काम किया है, बड़ी एहतियात से उन्होंने ये काम किया है। उन्होंने अपने आप को अपोजिशन की सफ़ों से अलहदा नहीं किया, वो अपोजिशन की जमातों के साथ हैं बज़ाहिर, लेकिन किसी बड़े ओहदे में वो इसलिए नहीं आए
कि वो अपने आप को इस कैंपेन का, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो सियासी मुहिम है, पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़ ये जो सियासी मुहिम है, उसमें वो हिस्सा नहीं लेना चाहते। उन्होंने, क्योंकि वो एक ज़हीन आदमी है, वो बड़े समझदार आदमी हैं, उन्होंने अपने आप को अलहदा नहीं किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनको तासुर जाए कि उनकी कोई मफामत हो गई है। लेकिन ज़राए हमें बताते हैं कि बिहाइंड द सीन जो कंसल्टेशन है उसमें जरदारी साहब ने ये यकीन दिलाया बाख्तियार लोगों को कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है और जो पाकिस्तान की अदलिया है, उसके ख़िलाफ़ जो कैंपेन की बात की जा रही है, उसमें वो एजेंडा नून लीग का एजेंडा है या किसी और जमात का एजेंडा हो सकता है। उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो उसमें हिस्सेदार नहीं बनेगी, वो उस कैंपेन का हिस्सा नहीं है। हम पॉलिटिक्स पर यकीन रखते हैं, लेकिन ये जरदारी साहब ने कन्वे किया, लेकिन हम पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब ने जो ये बयान दिया कि जी एक मिज़ाइल था अमेरिका का और उस मिज़ाइल को हमने पकड़ के, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है, यानी वो ये कह रहे थे कि हमने अमेरिका को नहीं बताया, उनका मिज़ाइल था, हमने उसकी टेक्नोलॉजी चोरी की, पायरेसी की उसकी, और उसके बाद हमने उसको अपनी फ़ौज में इनकॉर्पोरेट किया। ये वो इल्ज़ामात के बैकड्रॉप में अगर आप देखें, जिसमें ये कहा जाता था कि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी दी गई है जो इक्विपमेंट की सूरत में पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने वो चाइना के साथ शेयर करके तो उसको बनाया और वो चाइना को लीक की है। तो ये वो एक नवाज़ शरीफ साहब ने जब ये गुफ्तगू की है तो उन्होंने कोई अपनी हुब्बुल वतनी की बात नहीं की, उन्होंने कोई पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत की बात नहीं की। बुनियादी तौर पर तासुर यही दिया कि मैं कितना मुहिब वतन हूँ, लेकिन दर हकीकत वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट थी, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट थी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट दुनिया से क्या कुछ छुपा रही है, कि हमने वो मिज़ाइल उठाया और उसको बनाया। ये वो बातें हैं, ये वो खुफिया राज होते हैं, ये कौमी राज हैं जो आइन और कानून के तहत जब आप इक़्तिदार में ना हों तो भी आप इनको अफ़शा नहीं करते, तब भी आप इनके हवाले से बात नहीं करते, क्योंकि देखना ये होता है कि कौन सी बात के क्या असरात। तो एक और चार्जशीट पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने बनवाने की कोशिश की, और उनकी जो बेटी हैं, यानी बज़ाहिर वो बड़ी सादगी से आगे कहते हैं कि देखें जी वो तो बड़ी, हम पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन ये बात बताने की नहीं थी। अगर ये किया भी था तो ये बात बताने का मकसद जो है वो सिर्फ़ ये साबित करना कि पाकिस्तान की फ़ौज 2 नंबर है, और हम ये छुप के अपने साथियों से, दोस्तों से, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे बिरादर ताल्लुकात थे, हमारे उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे, हम दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन स्टेट थे, और उन हालात में उस वक्त जब हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात थे, तो अगर हमने मिज़ाइल छुपाए और उसकी टेक्नोलॉजी बनाई, अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान को यही करना चाहिए था, लेकिन ये बात बताने की नहीं थी। ये अपनी ये हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए ये बात नहीं की गई। ये बात दरअसल वो जैसे कहते हैं ना कि ये हुब्बे अली नहीं, ये बुग़्ज़े मुआविया है, या वो इस तरह की एक वो बात करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर ये कोई पाकिस्तान से मुहिब्बुल वतन साहब का सबूत देने के लिए, होने का सबूत देने के लिए नहीं की गई, ये सिर्फ़ पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने की। तो जरदारी साहब ने बिलखसूस ये कहा है कि वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इनमें हिस्सेदार नहीं है, और वो किसी तरह भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो कैंपेन होगी उसमें वो हिस्सा नहीं देंगे। हाँ, हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ होगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ होगा, तो उस हवाले से वो अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे। आने वाले वक्तों में, दिनों में मज़ीद ये बात ज़ाहिर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जो लोग भी नवाज़ शरीफ के साथ हैं, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने राब्ते किए हैं, MNAs ने राब्ते किए हैं, MPAs ने राब्ते किए हैं, और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हमारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बयानी है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले चंद हफ़्तों में आप ये ख़ुद देख लेंगे कि बहुत सारे वो MNAs, बहुत सारे वो MPAs जो नून लीग के साथ थे, वो नवाज़ शरीफ साहब होंगे नून लीग में ही, लेकिन वो नवाज़ शरीफ साहब का साथ नहीं देंगे। शायद उनकी नज़रें शहबाज शरीफ साहब की तरफ होंगी। अब ये दोनों भाइयों का जो सिलसिला है, इसके हवाले से भी ज़रा ये बताते हैं कि एट द एंड ऑफ़ द डे ये एक मिली भगत होगी। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की फ़ौज से, और ये तासुर दिया कि वो नवाज़ शरीफ साहब से अलहदा हो गए हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भी बीच में डाला गया। तो ज़ुबैर साहब की तरफ से जब
ये बताया गया कि कोरा जवाब है जनरल कमर जावेद बाजवा ने, तो कोई वो किसी तरह की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये कहा गया शहबाज शरीफ साहब को कि अब आप ज़रा पीछे हट जाएं, क्योंकि हम आपको बचाना चाहते हैं, हम ज़रा एक दफ़ा भरपूर अटैक करते हैं, उसके बाद जब मुज़ाकरात की बारी आएगी तो आपकी ज़रूरत महसूस होगी, इसलिए आप उस वक्त तक महफूज रहें, आप इन तमाम चीज़ों से हट जाएँ और हमें ये अब जंग करने दें। तो इसलिए अब मरीम नवाज़ साहबा और जनाब नवाज़ शरीफ साहब बाहर आए हैं। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या करवट लेती है ये सियासी सूरत हाल। डोनाल्ड ट्रंप वाल्टर रीड हॉस्पिटल में है और कोरोना उनको हुआ है, उनकी अहलिया को भी कोरोना हुआ है। कोई 12-13 लोग हैं रिपब्लिकन पार्टी के जिनको कोरोना हो गया। ट्रंप की हालत जब उनको लेके गए हॉस्पिटल तो खांस रहे थे, उनको सांस भी सही नहीं आ रही थी, उनको ऑक्सीजन भी लगाई गई। अब डॉक्टर उनके ये कह रहे हैं कि उनकी ऑक्सीजन उतार दी गई है, उनको रेमडेसिविर दी गई है जो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। मुझे जब कोरोना हुआ था तो ये वैसे ड्रग अच्छी है, मुझे भी इसी ड्रग की वजह से ही ये ख़ास तौर पर मंगवाई थी हमने, और पहले तबीयत बहुत ख़राब थी और सांस रुक रहा था और बिल्कुल नमूनिया भी बहुत बढ़ गया था, 50% से ज़्यादा लंग्स जो थे वो मुतासर मेरे हो गए थे। तो फिर रेमडेसिविर जो है जब उसकी डोज़ आई तो वो उसने बहुत मदद की कोरोना वायरस को ख़त्म करने में, जिसके नतीजे में जो चेस्ट इन्फेक्शन था ये कम हुआ और फिर इसका इलाज मुमकिन हुआ। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को वो दे दी गई है रेमडेसिविर की पहली डोज़, अगले 5 दिन उनको यही डोज़ दी जाएगी और उनको एंटीबॉडी भी इंजेक्ट किए गए हैं, यानी जिसको आप प्लाज्मा कहते हैं, वो भी उनको दिया गया। और आज ये कह रहे हैं कि उनकी सूरत हाल बेहतर है, लेकिन अमेरिकन मीडिया बड़े सवाल उठा रहा है। यहाँ पे मैं मॉनिटर कर रहा था तो सब बहुत सवाल कर रहे थे, उनकी जो टाइमलाइन है उसके हवाले से भी बात हो रही थी। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपनी बीमारी को छुपाया है और फिर जो उनकी कंडीशन है उसके बारे में जो गुफ्तगू की जा रही है शायद वो उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। और जो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसके हवाले से भी बड़े सवालात हैं। मेरा उस पर टेक मुख्तलिफ है थोड़ी सी, इसलिए कि ट्रंप जो करते रहे हैं पिछले 4 साल में, उन्होंने डिबेट वाले दिन भी वही करना था। ये तो नहीं हो सकता था कि अगर एक आदमी वैसे अब्यूज़िव हो या एक हार्ड लाइनर हो और वो डिबेट वाले दिन अपने आप को बिल्कुल एक फ़रिश्तों की तरह पेश करे। लेकिन बहरहाल लोगों के अपना उनका ख्याल है। यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, निज़ाम जो है पॉलिटिकल वो ख़ासा धचका लगा है उसको। जो वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, वो अब कैंपेन कर रहे हैं ट्रंप की, लेकिन ट्रंप जो हैं वो अभी हॉस्पिटल में है। और लगता ये है क्योंकि कोरोना के 7 से 10 दिन यानी 7th डे से 10 दिन तक जो टाइम है, ये 3-4 दिन ये बड़े संगीन होते हैं, तो उसमें ये मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी वक्त पेशेंट को मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। तो अभी उनको 3 दिन हो गए हैं जो आज डॉक्टर्स ने बताया। तो मेरा ये ख़्याल है कि वो अगले 4-5 दिन तो कम से कम 6 दिन तो वो कम से कम हॉस्पिटल में रहेंगे और उनको 5 डोजेज़ जो हैं रेमडेसिविर की दी जा रही हैं। उसके बाद वो निकलेंगे और देखते हैं कि कैंपेन पर उसका क्या असर होता है। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको बताया कि बड़ी जो सिचुएशन है वो इत्तेसाब की बड़ी तेज़ होने जा रही है। अगले 2-3 हफ़्तों में अदालतें कायम होगी, फ़ैसले बड़ी जल्दी आएंगे, डेली बुनियादों पर केसेस सुने जाएंगे। और यही वो नुक्ता है जिसने अपोजिशन में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को बहुत एक्टिव किया है। और उन्होंने अपने साथियों से ये कहा कि देखो भाई, अब लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें सज़ाएँ हो जाएंगी और फिर बचने का कोई इम्कान नहीं। अब देखना ये है कि क्या इस जंग में ये अपोजिशन वाले जिन्होंने माल बनाया और अपने माल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सज़ाओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब होते हैं या पाकिस्तान के अवाम। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है उन्होंने वोट दिया इत्तेसाब के लिए, इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया और वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल कतई तौर पर किसी तरह का भी कंप्रोमाइज़ करने से इनकार किया और ये वाज़े कर दिया है सब पे। और ये बात नवाज़ शरीफ को भी वाज़े होगी और जनरल कमर जावेद बाजवा का भी यही कहना था नून लीग को कि देखें, ये पॉलिटिकल मामला है, जो माफ़ी तलाफ़ी का मामला है, आपके केसेस ख़त्म करने का मामला है, या तो वो गवर्नमेंट आपको प्रोसिक्यूट ना करे या फिर आप अदालतों से अपने हक़ में फ़ैसला लें। पाकिस्तान की फ़ौज किस तरह इस मामले में मुदाखलत कर सकती है? और ये वो बात थी जिसमें नवाज़ शरीफ साहब के साथियों का, नवाज़ शरीफ साहब का कहना था कि जनाब नहीं, माजी में फ़ौज बड़ा रोल प्ले करती रही है और अभी भी आप ही का रोल है। क्योंकि ये जो बात वो सिलेक्टेड करते थे, उनका ये ख्याल था कि ये हो रहा है। अब दूसरी एक और जाते जाते मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बता दूं बात। वहाँ पर जो इलेक्शन होने जा रहा है
उसमें नून लीग तकरीबन 80% उसके जो उम्मीदवार हैं वो तो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल फ़ारिग हो गई है नून लीग, और इन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि जी फ़ौज को ना बुलाया जाए और यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशनर है वहाँ कर, उन्होंने ये बात कही है कि रेंजर्स होंगे और जहाँ जहाँ फ़ौज की ज़रूरत होगी उसको बुलाया जाएगा और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए इलेक्शन होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक जो मेरी वहाँ पर बात हुई है, नून लीग का ऑलमोस्ट सफाया हो चुका है। 80% तो उनके उम्मीदवार ही भाग गए हैं। तो मुकाबला पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में है, लेकिन जो इस वक्त जो पल्ला है वो तहरीक इंसाफ का भारी है और लगता है कि गवर्नमेंट आने वाली गिलगित बल्तिस्तान में उन्हीं की बनेगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।